स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं चैलेंज सीरीज़, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं या आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। निश्चित तौर पे ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं बिना कोई देरी किए। तो दोस्तों, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर आपको ये पसंद आए। और एक और बात दोस्तों, कि हर प्रश्न के साथ आप अपना चेक करें अपनी नॉलेज को कि आपके कितने सवाल सही है, 10 में से आपके कितने सही है कितने गलत है। उस आधार पर आप अपनी तैयारी की जो है ठोस पुख्ता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है और कितनी सख्त ज़रूरत है इन विषयों पर आपको अध्ययन की। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। चैलेंज सीरीज ये 7वीं है। इससे पहले छः जो हैं चैलेंज सीरीज में अपलोड कर चुका हूँ। आज का पहला प्रश्न आपके लिए है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। दोस्तों, आपको बताना है जो भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा थी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार उसका गठन किया गया था। 389 टोटल मेंबर्स थे, उनमें से टोटल महिलाएं कितनी थी वो आपको बताना है। इसमें जो कुल महिलाओं की संख्या थी दोस्तों, वो थी 15। कितनी? साथ ही साथ आप आंसर करें, मैं तुरंत आंसर मैं भी बताऊंगा और आप साथ ही साथ अपनी नॉलेज को चेक करते जाइएगा कि आपका सही है या गलत है, और 10 में से अपने आप को 10 में से अंक दें कि कितने सही है। तो 15 महिलाएं थी दोस्तों संविधान सभा में, और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, दुर्गा देवी और बहुत सारी महिलाएं थी। तो टोटल 15 महिलाएं थी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया। यानी जो भारत वाला क्षेत्र है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर व्यापारिक कंपनी के तौर पर आई, बाद में राजनीतिक कार्य शुरू कर दिए। तो पहली बार उन्होंने इस भारत के इस क्षेत्र को जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा, तो अपने कब्जे में आए वाले क्षेत्र को उन्होंने ब्रिटिश भारत कब कहा पहली बार, कौन से अधिनियम में कहा। मेरा प्रश्न ये है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। किस अधिनियम में पहली बार भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला। कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें इन्होंने इस क्षेत्र के लिए ब्रिटिश भारत शब्दावली को यूज़ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, CAG, जिसको कैग भी बोलते हैं। और जब तक आप आंसर दें, मैं आपके इसके बारे में फैक्ट बता दूं दोस्तों। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अनुच्छेद 148 से 151 इनके बारे में प्रावधान है। और ये केंद्र और राज्य दोनों जो सरकारी धन या सरकारी पैसा खर्च होता है, उसकी ऑडिट करने का काम इसके पास रहता है। यानी पैसा सही जगह खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच कौन करता है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही कैग होता है दोस्तों। राज्य के लिए अलग से कोई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं होती है, राज्य में अलग से कोई पद नहीं होता। ये दोनों ही, केंद्र और राज्य दोनों का काम देखता है। आपको बताना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। यानी इनकी जो भी पहले हो, जैसे कि अगर 62 वर्ष की उम्र में नियुक्ति हुई है, तो ये जैसे ही 65 वर्ष के होंगे ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और मान लो कि कोई 45 वर्ष या 50 वर्ष की उम्र में नियुक्त हुए, तो फिर 6 वर्ष का कार्यकाल ये पूरा करेंगे। यानी दोनों में से जो भी पहले होगा, 6 वर्ष पहले हुए तो पहले जाना होगा, और 65 वर्ष के पहले हो गए तो भी सेवानिवृत्त पहले होंगे। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। यानी आपको बताना है अनुच्छेद। प्रश्न ये है, मैं आपको आसान तरीके से समझा दूं दोस्तों, कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो न्यायालय हैं, यहाँ न्यायालय का तात्पर्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी हैं,
कि संसद की कार्यवाही की वो जांच नहीं कर सकते कि संसद में क्या बोला गया, कौन से सदस्य ने क्या बात रखी, उनकी आप जांच नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, उन्होंने कानून पारित किए, वो कानून की आप जांच कर सकते हो कि सही प्रोसेस अप्लाई किया गया नहीं किया गया, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ तो नहीं है। आप उन धाराओं को चेक कर सकते हैं, उन विधियों को चेक कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान में जो चर्चा होती है आप उस चर्चा को चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सा अनुच्छेद मना करता है कोर्ट को कि आप उसकी जो चर्चा है उसकी आप जांच नहीं कर सकते हो। जो संसद की कार्यवाही या संसद के भीतर जो चल रहा है अब उसकी कार्रवाई आप नहीं कर सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये है अनुच्छेद 122। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 122 इस पर प्रतिबंधित करता है कोर्ट को कि आप उसकी कार्रवाई की जांच नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अनुच्छेद 121 जो है वो संसद को भी प्रतिबंधित करता है कि आप जो हैं न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं करेंगे। कब? जब हटाने के ऊपर प्रस्ताव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जजों को जैसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो आप हटाने का प्रस्ताव है तब तो आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा कभी आप संसद में केवल आलोचना के लिए न्यायाधीशों की चर्चा नहीं कर सकते हो, उनके आचरण के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो। ये कहता है अनुच्छेद 121। तो 121 तो पहले संसद को मना करता है कि आप कोर्ट के बारे में टिप्पणी नहीं करोगे अनावश्यक रूप से, और फिर 122 में कोर्ट को कहा कि आप जो है संसद के बारे में जो उसकी कार्यवाही है सदन की उसकी जांच आप नहीं कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न तो आप आंसर करें और कोई डर या झिझक वाली बात मत रखिएगा दोस्तों, आप आंसर करें, सही हो गलत हो। यहाँ एक आप जो गलत करोगे वो नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होगा। तो हर क्वेश्चन का मैं तो चाहता हूँ आप आंसर ज़रूर करें, इसे ड्रॉप नहीं करें कि चलो इसका छोड़ते नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट जो सवाल आप गलत भी आंसर कर रहे हो तो वो सही हो जाएंगे, आपको लगेगा हाँ यार मैंने ये बताया और ये इसका सही है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डेफिनेटली। अपनी सोच का एक तरीका होता है, कई लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, नहीं मेरे तो सारे के सारे गलत हो रहे हैं, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रैक्टिस सेशन है और ये आपका इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आपको डिप्रेशन में लेके जाऊँ या मैं आपका जो है मनोबल तोड़ूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप नॉलेज जो है उसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये चीज़ें मेरा ये प्रयास हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 5वां, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किस लोकसभा चुनाव के समय राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों वो लोकसभा, विधानसभा चुनावों के लिए और विभिन्न प्रकार के जो चुनाव वो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए आचार संहिता की घोषणा करते हैं। तो आचार संहिता क्या है ये मैं बता रहा हूँ, जब तक आप इसका आंसर कीजिएगा कि कब से लागू हुई है। लोकसभा पूछा है दोस्तों मैंने, तो आचार संहिता ये होता है दोस्तों, जिस तिथि से चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करता है उस दिन से आचार संहिता लग जाती है। और ये कब तक रहती है? ये चुनाव के परिणाम आने तक, और जिस क्षेत्र में ये चुनाव होते हैं वहाँ पर ये लागू होती है। जैसे कि अगर लोकसभा के हैं तो जहाँ जहाँ लोकसभा के चुनाव हैं, मान लो कोई उपचुनाव है तो उसी क्षेत्र में, या विधानसभा के चुनाव है तो उस राज्य में जितनी सीटों में चुनाव हो रहा है वहाँ ये लागू होता है। इसका मकसद ये है कि मतदाताओं को भ्रमित नहीं किया जाए, अनावश्यक घोषणाएं या फिर जो है दुरुपयोग नहीं हो, एक निष्पक्ष चुनाव आयोजित हो और एक साफ सुथरा चुनाव हो, ये इसका मकसद रहता है। ताकि एक आसान शब्दों में कहूँ तो दोस्तों एक नियम बनाए जाते हैं और नियमों का पालन सबको करना होता है, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो सत्ताधारी दल ही क्यों नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसको फॉलो करना होता है। हाँ, अब इसका आंसर, पहली बार जो है आचार संहिता लोकसभा के लिए दोस्तों 5वीं लोकसभा चुनाव के लिए सन 1971 में, 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया गया था और ये पहली लोकसभा थी जिसको समय पूर्व भंग किया गया 1970 में, और चौथी लोकसभा थी वो, और 5वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए वो 1971 में हुए। और इस चुनाव के समय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के लिए, दोस्तों ध्यान से सुनना, लोकसभा के लिए आचार संहिता की घोषणा की थी। तो फिर एक प्रश्न उठता है, विधानसभाओं के लिए कब? तो राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो पहली बार 1960 में केरल विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय आचार संहिता की घोषणा की गई थी। तो यानी लोकसभा की बात करें सन 1971 5वीं लोकसभा, राज्यों की बात करें केरल 1960
में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वें राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय वित्त आयोग राज्य का भी होता है दोस्तों और केंद्र का भी है। मूल संविधान में केवल केंद्र का प्रावधान था और 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर जो स्थानीय स्वशासन को दर्जा दिया गया है, इसमें राज्य के लिए अलग से वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको बताना है 14वें राष्ट्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष। पहले राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, पहले इसका आंसर कीजिएगा आप। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, वाई वी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों एन के सिंह। मैंने इसीलिए ये प्रश्न रखा है कि 15वें वित्त आयोग, आप करंट अपडेट तो हैं लेकिन कई बार ठीक 1 या 2 पूर्व में ये भी पूछा जाता है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो हैं एन के सिंह और मैंने पूछा यहाँ पे 14वें राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और वो हैं वाई वी रेड्डी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। दोस्तों वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। और जो 14वां वित्त आयोग था इसका कार्यकाल था 2015 से 2020। अब इसके क्या काम है मैं आपको बता दूं दोस्तों। केंद्रीय वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व, जो टैक्स आता है, जो पैसा आता है, उसका विभाजन करता है कि कितना पैसा सेंट्रल को जाएगा, कितना पैसा स्टेट को जाएगा। ये हिस्सा कौन करता है? ये वित्त आयोग करता है और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, 14वें के वाई वी रेड्डी और 15वें के एन के सिंह, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? आपको तारीख और सन बताना है दोस्तों। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई? इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 अक्टूबर 1962। जब चाइना ने अटैक किया था दोस्तों इंडिया पर, तब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को। और ये कब तक रहा था? 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक। 10 जनवरी 1968। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1965 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया पे, तब अलग से अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और उस समय था सशस्त्र विद्रोह, उसमें आंतरिक अशांति थी और वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को रिप्लेस किया गया है। तो ये जो है 1965 में अलग से ये लागू नहीं किया गया दोस्तों। ये 1962 वाला ही था जो 1968 तक था, 10 जनवरी 1968 तक। और अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान है और पहली बार 1962 में चाइना अटैक के समय, 26 अक्टूबर 1962। और इस समय जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक के लिए कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? यानी संसद और विधानसभाओं की सीटें जो हैं वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, ये प्रावधान जोड़ा गया है संविधान में। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है आपको ये बताना है। ये प्रावधान जोड़ा गया है दोस्तों, मैं इसलिए पॉज ले रहा हूँ दोस्तों कि आप उसका आंसर करें, आपको टाइम मिले, आप सोच के आंसर करें कि इसका सही आंसर है। फिर जो मैं सही आंसर मैं बताता हूँ उससे आप मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 में यह प्रावधान जोड़ा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 84वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने पर रोक लगाई गई। कब तक? 2026 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा किसके लिए? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। ये आपको बताना है
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान उल्लेखित है? यह बात उल्लेखित है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में। किसमें? अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दोस्तों भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और ये राज्य के लिए निर्देश तत्व हैं, एक गाइडलाइन है कि आपको इस रास्ते पर चलना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह वाद योग्य नहीं है, यानी अगर राज्य ऐसे नहीं भी लागू भी नहीं करें तो हम उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वाद योग्य नहीं है। अगला और आखिरी प्रश्न दोस्तों आज का, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी ये जो राज्यपाल की नियुक्ति है, ये जो प्रोसेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यानी राज्यपाल चुना भी जा सकता था, और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन ये जो नियुक्ति का तरीका है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों कर्नाटक के संविधान से। यह जो प्रावधान है वो कर्नाटक के संविधान से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में है। कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? आर्टिकल 155 है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो दोस्तों आज थे इस वीडियो में 10 प्रश्न, आपने आंसर भी दिए होंगे और निश्चित तौर पर जो आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी का एक पैमाना आपको मिला है जहां आप अपने आप की जांच कर सकते हो कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो कितनी पुख्ता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि पूरी जो पॉलिटिकल साइंस है उसको मैं एक ही चैनल पे उपलब्ध करवाऊँ आपके लिए। इस चैनल पे मेरी पूरी कोशिश है कि पूरी पॉलिटिकल साइंस सिद्धांत विचारक मैं काम कर रहा हूँ इस पर। तो बहुत जल्दी पूरा जो समग्र राजनीति विज्ञान है वो धीरे धीरे इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।